राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम 30 कदम में इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक देखने वाले हैं, बजट। तो बजट सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे अगर हम लोग को कोई भी काम है या फिर जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं घर में कोई इवेंट है, घर में किसी भी टाइप का प्रोग्राम है, किसी का एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे कि हमारे पास कितना इनकम होता है, उसको हम लोग देखेंगे और उसके हिसाब से किस रेशियो में हम लोग खर्च कर सकते हैं। तो जो हम लोग ये पूरा का पूरा हम लोग सेटअप सोचेंगे, जो हम लोग कॉन्सेप्ट सोचेंगे, जो हम लोग प्रक्रिया सोचेंगे, वो सारी की सारी चीजें किस में आ जाती है, बजट में आ जाती है। कि हमारा अगर हम लोग के खर्च करने का बजट इतना है, मेरा इनकम मान लेते हैं, कोई भी इनकम है, किसी पर्सन का कोई इनकम है 40,000, अगर किसी का सैलरी है, तो उसमें से वो बोलता है कि मैं 10% अपने इनकम को ना फूड एक्सपेंडिचर के लिए सोच के रखा हूँ, तो वो उसका एक्सपेंस को भी वो सोच के रखा है, पैसा कहाँ से आएगा उस चीज को भी सोच के रखा है कि मेरा सैलरी जो है इतना है, मैं एक्स्ट्रा सोर्स से इनकम कितना कितना कमा सकता हूँ, कहाँ कहाँ से कितना परसेंट आ सकता है। तो ये सारा का विवरण उसको कहाँ पर मिलेगा, बजट में। अब बजट जो है पेश किया जाता है हमारी संसद में। संसद में जब हम लोग पेश करेंगे ना, तो ये क्योंकि एक हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है और संविधान में इसका वर्णन किया गया है, तो उसी से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है? पहली बात तो अगर ये पूछा जाए कि कहाँ पर लिखा गया है बजट शब्द हमारे संविधान में, तो उसका आंसर होगा कहीं नहीं। बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है हमारे संविधान में। उसको लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब ही होता है हमारा बजट। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 110, 112, 202 और 280। तो हमारे याद रखेंगे, हमारे आर्टिकल नंबर 112 112 में लिखा हुआ है हमारे बजट के बारे में, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में लिखा गया है। अगर हम लोग आर्टिकल 280 की बात करें, तो ये वो आर्टिकल है जिसमें हम लोग हमारे एक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग वित्तीय क्षेत्र, हमारे पास जो जितना भी हमारे पास इनकम होने वाला है, उस इनकम में हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना पैसा रखेंगे और किन किन राज्यों को कितना कितना रुपए दिया जाएगा, ये सारे चीज का वहां पर वो विवरण देता है। तो ये इस चीज का अभी हम लोग अगर देखते हैं, हमारे अभी के टर्म्स में देखते हैं, तो जितना भी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम होगा, उसमें से 41% पार्ट को वो स्टेट्स में बांटेगा। ये रूल है। अब इस रूल को बताया कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। मतलब आर्टिकल 280 में कौन से कौन से आयोग के गठन की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। भारतीय संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं, इसे आधारिक तौर पर क्या कहा जाता है? अभी बताया मैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संसद के दोनों सदनों के सामने बजट पेश करवाने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? करवाने का। ठीक है, करने का अधिकार किसके पास है बोला जाए तो वित्त मंत्री के पास है। करवाने का अधिकार किसके पास है बोला जाए तो फिर राष्ट्रपति के पास। और इसको किसकी अनुमति से? ठीक है, अब देखा जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेंगे, उसके बाद फिर वित्त मंत्री जो है इसको पेश करेंगे, सबसे पहले अध्यक्ष को देंगे, उसके बाद फिर अध्यक्ष फिर सभा के पटल पे रखते हैं। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वोट ऑन काउंट। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड टू अलाउ द गवर्नमेंट टू। गवर्नमेंट इस चीज को क्यों पास करती है? हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? टैक्स दरों में तुरंत बदल सके, दूसरा बोल रहा है बजट पास होने से पहले वित्तीय वर्ष के कुछ हिस्से का खर्च पूरा कर सके, राष्ट्रीय कर्जा चुका सके, और रेलवे बजट के लिए अलग से बजट फंड आवंटित कर सके। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू मीट एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिफोर द बजट इज पास्ड। बजट के पास होने से पहले के खर्चों के लिए लाया जाता है, उसको वोट एंड अकाउंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में कब मिलाया गया? 2014, 16, 17 और 22। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। 2017 से इन दोनों को हम लोग मर्ज कर दिए। अब इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं और टेक्निकल रीजंस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूनियन बजट को किन दो मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है? प्लैंड और नॉन प्लैंड। ठीक है,
देखो ये बजट जो होता है ना हमारे पास ना, देखो ये सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांटे हुए हैं। तो जब हम लोग प्लान्ड बजट की बात करते हैं तो प्लान्ड बजट क्या होता है, हम लोग सोच के रखें कि इसमें इतना खर्चा करेंगे, इसमें इतना खर्चा करेंगे, इसमें इतना खर्चा करेंगे, तो ये हो गया हमारा प्लान्ड बजट। अब जिसका हम लोग खर्चे का सोचे नहीं थे, अचानक से कुछ खर्चा आ गया, तो वो हमारे नॉन प्लान्ड बजट में आ जाएगा। अगला हमारे पास रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या होता है कि हमारे पास आय व्यय का हम लोग एक सामान्य जो बजट देखते हैं वो हमारा रेवेन्यू बजट हो जाता है। लेकिन जब हम लोग पूरे बजट में से ऐसे बजट को अगर हम लोग ध्यान दें, मतलब ऐसे एक्सपेंस और इनकम को ध्यान दें, हम लोग ऐसे एक्सपेंस और इनकम को ध्यान दें जो हमारे किसी ना किसी संपत्ति का सृजन कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारे पास कैपिटल बजट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देख लेते हैं टैक्स बजट और सब्सिडी बजट। टैक्स बजट क्या होता है कि हम लोग को टैक्स से कितना अमाउंट आने वाला है ये हम लोग का डिसाइड करता है, और कहाँ कहाँ से हम लोग क्या ला सकते हैं, ये हमारा टैक्स बजट है। सब्सिडी बजट, देखो हम लोग सब्सिडी बांट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरा का पूरा जितना पैसा आया उतना पूरा को बांट दें, ऐसा नहीं। हम लोग एक लिमिट में ही सब्सिडी दे सकते हैं, और उस सब्सिडी का एक जो लिमिट रहेगा कि हम लोग भाई इतना बस हम लोग को देना है ऐसे करके, तो वही हमारा सब्सिडी बजट है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल बजट। इंटरनल बजट क्या होता है, आंतरिक बजट। मतलब अगर हम लोग सोच के रखें कि अगर हम लोग को इंटरनल, हम लोग को हमारे देश के लिए खर्च करने के लिए, अगर मान लेते हैं हम लोग दूसरे देशों को लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे चाइना का डेट ट्रैप पॉलिसी, या फिर उसको जो BRI प्रोजेक्ट बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके अंडर वो क्या करता है, वो अलग अलग कंट्रीज को सस्ते दर पे लोन प्रोवाइड करता है, जितनी उनकी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा उनको लोन प्रोवाइड करता है। और लोन लेने वाले देश उस चीज को लोन ले भी लेते हैं लेकिन बाद में फंस जाते हैं, तो वही हमारा, इसलिए उसको बोल देते हैं डेट ट्रैप। लेकिन इनिशिएटिव का नाम क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अगर इंडिया अभी इस कंडीशन में नहीं है कि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उन सबको ऐसे ही लोन बांटता रहे, हम लोग लिमिट में दे पाते हैं लोन। तो हम लोग अगर ऐसा कुछ हम लोग अलग से बजट बना के रखें कि हम लोग बाहर कितना पैसा देंगे, अंदर कितना पैसा खर्च करेंगे, तो उसको बोल देंगे हम लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल बजट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब अगर हम लोग देखिए, हम लोग पूंजीगत को ध्यान रखेंगे तो रेवेन्यू हम लोग का बन जाएगा, या फिर रेवेन्यू को याद रखेंगे तो हमारा पूंजीगत बन जाएगा। पूंजीगत क्या होता है, जैसे पूंजी क्या होती है, वो पैसा, पूरे पैसों में से वो पैसा जो और पैसा बनाने के लिए यूज किया जाता है, वही हमारा पूंजीगत, वही हमारा पूंजी है। तो अगर ऐसा सारा का सारा खर्च क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ऐसा सारा का सारा इनकम क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल इनकम। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये कैपिटल इनकम, इनको छोड़ के जितना भी हमारे पास पूरे बजट में से इनको हटा दो, ये वाला एक्सपेंस को हटा दो, कैपिटल एक्सपेंस को हटाने के बाद जितना हमारे पास बच गया वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस। और जो इनकम, कैपिटल इनकम के अलावा जितनी भी इनकम होगी उन सब को बोल देंगे हम लोग, जो हमारा ये रेवेन्यू इनकम की कैटेगरी में आ जाएगा, या फिर उसी को ही बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs का जो प्रॉफिट है उसको, बोरोविंग्स फ्रॉम दी आरबीआई से जो हम लोग कर्जा लिए हैं वो वाला, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ अ PSU के पास जो PSU जैसे कोई कंपनी था हम लोग उसको बेच दिए, या फिर उसके कुछ शेयर बेच दिए, तो उससे जो हमको पैसा मिलेगा उसको बोल रहे हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स है उन सबको हम लोग लोन दिए हुए हैं, तो उससे जो हमारे पास रिटर्न हमारे पास आएगा, जो हम इंटरेस्ट के साथ मिलेगा हम लोग को पैसा, तो उसको बोल रहे हैं। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। और क्योंकि मैं इस बात को, अगर आप लोग इस बात को समझ पाए हैं कि यहाँ पर रेवेन्यू और कैपिटल के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप लोग इसका आंसर जल्द ही दे पाएंगे अपने कमेंट सेक्शन में, तो जल्दी से आंसर दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या बोल रहा है, ब्याज भुगतान होने पर होने वाला खर्च किस कैटेगरी में आता है, क्या, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको किस कैटेगरी में डालते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर। ये डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है, प्लान का पार्ट नहीं, हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल में क्योंकि हम लोग वही वाला एक्सपेंडिचर रहता है जिससे हम लोग और पैसा बनाएंगे, लेकिन ये अगर हम लोग ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, हम लोग लोन को रीपे कर रहे हैं, तो उससे हमारे पास कुछ नया संपत्ति तो बना नहीं, तो वो कैपिटल का पार्ट नहीं होगा, वो रेवेन्यू का पार्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पूंजीगत प्राप्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में पूछ दिए रहे। अब क्या क्या इसमें आएगा भाई? इनकम टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स जो आएगा उसको हम लोग रेवेन्यू के कैटेगरी में डाल देते हैं, तो ये नहीं आएगा। डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट हम लोग कमाएं वो क्या कहलाएगा? वो हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट होगा, क्योंकि हम लोग उसी के लिए इन्वेस्ट किए थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे को भी देख लेते हैं। मार्केट बोरोविंग्स एंड स्मॉल सेविंग्स, तो ये जो स्मॉल सेविंग्स है या फिर मार्केट बोरोविंग्स है, ये सारा का सारा रेवेन्यू में आता है। और फीस जो होता है, फीस है, फाइन है, ये भी हमारे रेवेन्यू में पार्ट आता है। अब रेवेन्यू है ना, जो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक को बोलते हैं ऐसा रेवेन्यू जो हम लोग को टैक्स से मिलता है, और एक को मिलता है हमारे पास नॉन टैक्स से। नॉन टैक्स, ये दो सेक्शन है हमारे पास। तो टैक्स से जो आता है ना वो हमारे पास अलग हो जाएगा, और जो नॉन टैक्स है, जो फीस है, जो फाइन है, वो टैक्स नहीं है, वो एक अलग कैटेगरी रखता है। तो इनसे जो पैसा मिलता है ना, उनको हम लोग रेवेन्यू के नॉन टैक्स इनकम या फिर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में उसको काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है? पूंजीगत व्यय का उदाहरण पूछ रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है सरकारी खर्च, पूंजीगत व्यय ना, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, इससे हम लोग को कुछ नया पैसा नहीं मिल रहा है, ये नहीं आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेशनल हाईवे, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर डेली ऑपरेशंस, तो डेली ऑपरेशन के लिए जो हम लोग पैसे दे देंगे वो तो गया ना, तो ये भी नहीं आएगा। सब्सिडी दे दिए फर्टिलाइजर पे, तो फिर वो भी पैसा जनरेट नहीं, कुछ नया पैसा नहीं आया। नया पैसा किससे आएगा? अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे नए नेशनल हाईवे का, तो उससे बहुत तरह से वहां पर हम लोग को बेनिफिट होता है। पहली बात तो हम लोग को टोल टैक्स मिल जाएगा। टोल टैक्स के बाद में फिर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो अगर हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, अगर रोड खराब है, तो अगर हम लोग को 100 किलोमीटर दूर जाना है, एकदम रोड खराब है, तो हो सकता है यहाँ पर हम लोग के जो ट्रक ड्राइवर है उसको कितना लग जाए, 100 किलोमीटर के लिए मान लेते हैं 30 लीटर का पेट्रोल लग जाए, 30 लीटर का पेट्रोल लग जा रहा है मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर रोड एकदम अच्छा रहेगा तो हो सकता है इसको 28 लीटर में इसका काम बन जाए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को बेनिफिट होता है हमारे ट्रांसपोर्ट को बेटर करने से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राजकोषीय घाटा इस प्रकार परिभाषित किया गया, फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोरोविंग्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या है? इंक्लूडिंग बोरोविंग्स दे दिया है, तो हम लोग को जो बोरोविंग्स है उनको हटा देंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगर राजकोषीय घाटा 100 करोड़ है तो ब्याज भुगतान कितना है? 30 करोड़ है, तो प्राइमरी घाटा या फिर इसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा। ये क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है, प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, टोटल जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारे पास? 100 करोड़ का हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है। उसमें हम लोग क्या करेंगे? 30 करोड़ को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया? 70 करोड़। तो हम लोग का प्राथमिक घाटा कैसे निकालेंगे? जो राजकोषीय घाटा है उसमें अगर हम लोग ब्याज भुगतान कर दें तो उसमें जो हमारे पास अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी घाटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व घाटा तब होता है, राजस्व घाटा। ठीक है, ये देखिए हम लोग पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोग ये जो फिस्कल पॉलिसी है उसको हम लोग अच्छे से देखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी बनाते बस चलते हैं क्वेश्चन लोग को, ताकि हमारे पास वैरायटी ज़्यादा रहे हमारे पास। और देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बोल रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है हमारे रेवेन्यू से, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से, तो ये तो नहीं होगा हमारा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन कैपिटल रिसिप्ट्स, जो पूंजीगत खर्च है वो पूंजीगत प्राप्तियों से ज्यादा है, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग के पास, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल डेफिसिट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल डेफिसिट। उसके बाद क्या बोल रहा है? राजस्व खर्च जो है राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा है। ठीक है, रेवेन्यू वाला जो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो प्राप्तियों से ज्यादा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे क्योंकि ना एक ही शब्द से ना आगे पीछे में पूरा अर्थ चेंज हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगला है हमारे पास, ज्यादा राजकोषीय घाटा आमतौर पर क्या बताता है? अगर राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा? सरकार को बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही है, ये बात जाता है। द गवर्नमेंट इज अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट।
ठीक है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस में चल रहा है, उस चीज को शो करते हैं। दूसरा बोल रहा है द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो हैवीली टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है, अगर घाटा चल रहा था तो फिर कर्ज लेना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला है हमारे पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसको बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। तो इसको हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में, देख लेते हैं हमारे पास आगे क्या है। हमारे पास ऑप्शन इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अच्छा, हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटेड सब्ट्रैक्टिंग व्हाट फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या क्या माइनस करते हैं भाई, ग्रांट्स। ठीक है, जो ग्रांट्स है ना उन सबको हम लोग माइनस करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ ऑप्शन सेकंड, ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे भी देख लेते हैं, डिफेंस स्पेंडिंग्स, कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड्स। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या रखे हम लोग। तो भाई हमारा 5.1%, 4.9%, 4.5% और 3.0%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.5%। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2025-26 के बजट के अनुसार नई टैक्स व्यवस्था के तहत तो कोई टैक्स नहीं के लिए कितना इनकम लिमिट है, मतलब नो टैक्स के लिए कहाँ तक हमारे पास टैक्स नहीं लगेगा। तो 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख। और ध्यान रखेंगे क्या होता है, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज़्यादा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। 12 लाख से स्टार्टिंग होगा, अगर कोई 12 लाख से कम कमा रहा है तब फिर उसके लिए कोई उसको इनकम टैक्स नहीं देना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 2025-26 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस सेक्टर को कब तक का सबसे ज्यादा आवंटन मिला, किसको सबसे ज्यादा पैसा मिला है। तो एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस और रेलवेज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेलवेज एंड रोड्स। इसमें सबसे ज्यादा हम लोग उसको मिला है। ठीक है, एलोकेशन सबसे ज्यादा इसी में हुआ है, हालांकि होना चाहिए था शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2025-26 के बजट में पीएम धन न्याय कृषि योजना। ठीक है, पीएम धन न्याय कृषि योजना इस प्राइमरली टू प्रमोट, क्या चीज को प्रमोट करता है, नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल फार्मिंग एंड प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक खेती और उत्पादकता को ये प्रमोट करता है। हमारे पास नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2025 के बजट में पेश की गई किराए की इनकम के लिए नया टीडीएस थ्रेशोल्ड क्या है। ठीक है, व्हाट इज द न्यू टीडीएस थ्रेशोल्ड फॉर रेंटल इनकम। रेंटल इनकम जो रहता है ना उसकी बात कर रहे हैं 2025 के बजट में, 2.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 10 लाख। तो राइट आंसर होगा हमारा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस आर्थिक स्थिति के दौरान सरप्लस बजट की सलाह दी जाती है। सरप्लस बजट कब होना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं। तो हमारे पास जब डीप रिसेशन, गहरी मंदी आ जाए, बहुत ज्यादा मंदी आ गया उस टाइम पे, हाई इन्फ्लेशन के टाइम पे, या फिर डिफ्लेशन के टाइम पे, या फिर हाई अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाई इन्फ्लेशन। जब बहुत ज्यादा हमारे पास इन्फ्लेशन ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, तो उस टाइम पे रिकमेंडेशन जो हमारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया जाता है वो है सरप्लस बजट बनाया जाए ऐसा करके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय करने की सिफारिश की। देखिए, हम लोग का जब मर्ज हुआ तब कब हुआ, 2017 में मर्ज हुआ। तो उनको बोला कौन था कि भैया मर्ज कर दो ऐसे करके, तो कौन बोला था, विवेक देवराय, या फिर विवेक देवराय जो कमेटी है उसका रिकमेंडेशन के बेस पे हमारे सेंट्रल बैंक में सेंट्रल जो हमारा बजट है उसमें हमारा रेल बजट को मर्ज किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। ठीक है, वित्त विधेयक मुख्य रूप से इन चीजों से संबंधित है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस और चेंजेस इन एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर, बोरोविंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक और सैलरीज ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमारे राष्ट्रपति का वेतन किससे दिया जाता है भाई, हमारे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, उससे दिया जाता है। तो अगर हम लोग देखते हैं हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यू टैक्स या फिर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उसमें अगर किसी टाइप का चेंजेस चाहिए तो हम लोग उसमें उसके लिए क्या लाते हैं, फाइनेंस बिल लाते हैं, फाइनेंस बिल लेके आते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल सरकार को ये कानूनी विधेयक क्या अधिकार देता है? टैक्स लगाना, लिवी टैक्स, विदड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, प्रिंट न्यू करेंसी नोट्स और डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम पीएसयू। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि से पैसा अगर निकालना है हम लोग को तो फिर वहां पर हम लोग को विनियोग विधेयक या फिर ठीक है लेके आना पड़ता है। धन विधेयक से भी ये काम बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं आता है ऐसा बोल रहे हैं। तो ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आता है, ऑल लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट आता है, ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स ये भी आता है, और मनी हेल्ड इन ट्रस्ट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं आता है। सरकार द्वारा जो ट्रस्ट में रखा गया जो धन है वो हमारे संचित निधि का पार्ट नहीं है, वो दे दिए ना उसके क्या बोलते हैं हमारे ट्रस्ट में दे दिए हैं, तो फिर वहां पर उसका पैसा को हम लोग इसमें नहीं जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग जो है ना ये कॉन्सेप्ट फेमिनिज्म से रिलेटेड है। जब फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज आने लगी तब वहां पर हम लोग देखते हैं जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट आया। जेंडर बजटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर कोई समुदाय ऐसा है जो पर्टिकुलरली किसी जेंडर वाइज उसको बजट एलोकेट नहीं हो रहा है या फिर उनके लिए हम लोग को स्पेशल टाइप के प्रोविजंस करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए हम लोग को जितने टाइप के हम लोग को प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे उसके कुछ एक्सपेंडिचर होगा, उसमें भी कुछ इनकम होगा। तो इस टाइप से अगर हम लोग जेंडर वाइज अगर डिस्क्रिमिनेट कर दें, इसको बोलते हैं एसेंशियल डिस्क्रिमिनेशन, हम लोग अगर अलग से सेपरेट हम लोग वहां पर पर्टिकुलरली किसी जेंडर के लिए अगर हम लोग बजट बनाए तो इसको बोलेंगे जेंडर बजटिंग। इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि उस जेंडर को एक्नॉलेज करना, उसके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना। इसके अलावा अगर हम लोग जेंडर बजटिंग की बात करें तो जेंडर बजट से हम लोग को बेनिफिट इस बात का रहता है कि दो अलग अलग जेंडर का हम लोग को डेटा मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास टोटल है उसमें से अगर हम लोग जो वुमेन्स के लिए एक्सपेंस मतलब वुमेन्स के लिए जो सेपरेट बजट बनाया जाए उसको अगर हम लोग इसमें से हटा देते हैं, उस पार्ट को अलग कर देते हैं, तो जो हमारे पास जो डेटा आएगा वो मैन के लिए आ जाएगा। और अगर हम लोग मान लेते हैं जो हमारे पास थर्ड जेंडर कम्युनिटी है, अगर उनके लिए अगर हम लोग कुछ स्पेशल प्रोविजन करते हैं, उनके लिए सेपरेट हम लोग बजट का प्रावधान करते हैं, तो फिर वो भी हमारे जेंडर बजटिंग का ही पार्ट होगा। यहाँ पर केवल महिलाओं के लिए ही अलग बनाया जाए ऐसा कोई हमारे पास कंपलसरी प्रोविजन नहीं है। अगला तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ, अ सेपरेट बजट फॉर वुमेन ओनली, एन असेसमेंट ऑफ द बजट्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स एंड गर्ल्स। और क्योंकि थर्ड जेंडर के लिए आज तक नहीं आया है इसलिए हम लोग जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम लोग महिलाओं तक ही सीमित मानते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हायरिंग ओनली वुमेन। जहाँ ओनली आ जाता है ना गड़बड़ हो जाता है काम। ठीक है, हायरिंग ओनली वुमेन इन फाइनेंस मिनिस्ट्री गलत है। प्रोवाइडिंग फ्री गुड्स टू वुमेन, फ्री गुड्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे भाई, मुफ्त में नहीं देंगे कोई भी चीज, उसका पैसा तो लगेगा, लेकिन ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा कि उनको खरीदने में या फिर उनको सर्विसेज को कंज्यूम करने में ऐसा कोई समस्या ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में बजट लाइन क्या है? बजट लाइन क्या है? व्हाट इज बजट लाइन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स? द लिमिट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स, अ लाइन शोइंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, द टाइम लाइन फॉर पासिंग द बजट इन पार्लियामेंट, ये नहीं है। द मिनिमम रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अवॉइड डेफिसिट, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंतरिम बजट आमतौर पर पेश किया जाता है। ठीक है, इंटरिम बजट कब पेश किया जाता है? जब हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग नया चुनाव आने वाला है, नया चुनाव आने से पहले गवर्नमेंट को कुछ काम करने के लिए वहां पर पैसा की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम लोग वहां पर कर देते हैं। ये देखो हमारे फैब में आएगा, हमारा बजट आएगा, फैब में बजट आ जाएगा। और अगर हम लोग देखते हैं अगला जो चुनाव होगा वो कब होगा, मई में होगा या ज्यादा जून में होगा। ठीक है, तो मई जून तक का ये जो इंटरवल है ना, इतना टाइम इंटरवल है, इसमें भी तो खर्चा करना पड़ेगा। तो उसके खर्चा के लिए, उसके इनकम के लिए जो अलग से
सेपरेटली छोटा सा बिल बना दिया जाता है, उसी को बोलते हैं इंटरिम बजट या फिर अंतरिम बजट। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग एन इलेक्शन ईयर बिफोर न्यू गवर्नमेंट टेक्स चार्ज, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण पारंपरिक रूप से संसद में पेश किया जाता है बजट के एक दिन बाद, बजट के पहले, ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अलॉन्ग विद द रेलवे बजट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डे बिफोर द बजट, बजट से एक दिन पहले। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन भी यही है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर ऋण पूंजी प्राप्ति है। गैर ऋण पूंजी प्राप्ति मतलब ऐसा पूंजी प्राप्ति जिसमें हम लोग को वहां पर हम लोग का जो कैपिटल का पार्ट ना हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, बाजार से उधार, ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस और हमारे पास इनकम टैक्स। तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, गैर ऋण पूंजी प्राप्ति है, जो हम लोग ऋण दिए हुए ना, हम लोग लोन दिए हुए हैं, उसको हम लोग जब वसूलेंगे तो फिर हम लोग को जो पैसा मिलेगा वही है हमारा। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।